जिस तरीके से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वैसे ही चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आपने वो चैप्टर समझा हुआ है तो आपको ये चैप्टर काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी सीरीज़ का आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 देख लें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो वहाँ के बेसिक्स यहाँ काम आएंगे। ऑल दो यहाँ आपको समझ में पूरा आएगा, लेकिन अगर आप वो देख चुके हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो और समझेंगे कि सप्लाई क्या है। तो सप्लाई को समझने के लिए आपको व्यू पॉइंट समझना जरूरी है। देखिए, जो डिमांड है वो व्यू पॉइंट किसका था? एक कंज्यूमर का। सप्लाई जो है ये व्यू पॉइंट है किसका? एक प्रोड्यूसर का। तो यहां पर सप्लाई जो है इसमें भी आपको रिलेशनशिप देखने मिलेगी बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। साथ ही साथ में यहां इसके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। पहला कि सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। पहली बात, जो सप्लाई है वो एक्चुअल क्वांटिटी की बात नहीं करता, वो डिजायर्ड क्वांटिटी की बात करता है। कंज्यूमर जो एक्चुअली खरीद रहा है उसके बारे में बात ना करके वो बात करता है कि कंज्यूमर आखिर कितना कंज्यूम करना चाहता है। और आप खुद सोच के देखें कि एक बार अगर कोई भी व्यक्ति समोसे मान लो बना रहा है, तो वो समोसे एक बार में मान लो 20 बना रहा है, तो उसको थोड़ी पता कि 20 ही कस्टमर खड़े, उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो वो एक अनुमान लगा के चलता है। उसी तरीके से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी एक अनुमान लगा के चल रहे होते हैं कि उन्हें आखिर अपनी जो कमोडिटी है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो कितने प्रोड्यूस करने हैं। तो ये एक डिजायर्ड क्वांटिटी होती है। सेकेंडली, सप्लाई का मतलब पूरा स्टॉक नहीं होता। कैसे? मान लीजिए वही समोसे वाला दिन में 100 समोसे दे सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 20 समोसे बेच रहा है। तो स्टॉक तो 100 का है, लेकिन सप्लाई कितने की है? 20 की है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। एग्जाम्पल के लिए अगर एक और एग्जाम्पल गिवन है, मैंने आपके लिए ऐड किया है जो, और वो ये है कि जो टीवी है सैमसंग के मार्केट में वो सप्लाई है। और यहाँ पर एक बात ये समझना है कि ये क्वांटिटी जो होती है अब जो सप्लाई होती है ना, इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा होता है, और वो क्या है? प्राइस। हमेशा जो सप्लाई है इसको रेफर करने के लिए जो दूसरा पॉइंट यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? प्राइस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डिमांड के लिए रेफरल पॉइंट प्राइस होता है, उसी तरीके से जो सप्लाई है उसके लिए भी रेफरल पॉइंट कौन होगा? हमारा प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइस बदलेगा तो जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों चेंज होती हैं। अगर आपने डिमांड चैप्टर समझा है तो आपको पता है प्राइस या कम हो या ज़्यादा हो तो उसका असर डिमांड पे भी पड़ेगा, लेकिन इनवर्स। कैसा? प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, और साथ ही साथ में प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच? सप्लाई के और प्राइस के बीच में। ओके, तो यहां हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट में, जहां आपको यह समझना जरूरी है कि डिमांड और सप्लाई अलग अलग है। ये एग्जांपल आप समझ लीजिए ताकि आगे की थ्योरी आपको काफी अच्छे से समझ में आ सके। तो एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट जहां से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा तो क्या सप्लायर जो है उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा प्राइस, सप्लाई उतनी ज्यादा। आप अपना व्यू पॉइंट चेंज कर दीजिए, आप कंज्यूमर ना बन के प्रोड्यूसर बनिए। आप सबसे ज्यादा माल मार्केट में कब भेजोगे? जब प्राइस ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। बस यही बात आप ध्यान में रखना और ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो प्राइस जितना ज्यादा, प्रॉफिट उतना ज्यादा, सप्लाई उतनी ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस जितना कम तो प्रॉफिट उतना कम, तो सप्लाई उतनी कम। और यहां भी आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने मिला। डिमांड के केस में एकदम उल्टा होता है। मूविंग फर्दर, सप्लाई जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से चलती है। सप्लाई जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा होगा। दैट इज सप्लाई इज द क्वांटिटी विच फर्म इज विलिंग टू सप्लाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो एक
सेलर जो है हो सकता है सप्लाई एक दिन के हिसाब से करना चाहता हो, एक वीक के हिसाब से करना चाहता हो, एक मंथ के हिसाब से करना चाहता हो, या ईयर के हिसाब से। जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं, कार बना रही होती है, वो बोलती है कि इस साल हमें 1 लाख कार बेचनी है, 2 लाख कार बेचनी है। तो किस बारे में बात कर रहे हैं? वो डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सप्लाई की। तो ऑल इन ऑल हमने क्या समझा? सप्लाई के 4 एसेंशियल एलिमेंट: क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था कि डिमांड 2 तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी मार्केट डिमांड। उसी तरीके से जो सप्लाई होती है ये भी सेम 2 तरीके से होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा मार्केट डिमांड। एक व्यक्ति के बारे में जब हम सप्लाई की स्टडी कर रहे होते हैं तो वो बनती है इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और उनकी स्टडी हम कर रहे हैं तो वो बन जाती है मार्केट सप्लाई। सप्लाई और स्टॉक के बीच में थोड़ा और डिफरेंस हम समझते हैं। तो स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी जो अवेलेबल है एक फर्म के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना अवेलेबल है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फर्म है, वो फ्लिपकार्ट में अपना सामान बेच रही है। वो क्या बेच रही है? मान लो मोबाइल बेच रही है, ठीक है। अब वो मोबाइल जो है, हो सकता है कि जब आप देख रहे हो तो क्या लिखा हो, आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि 7 दिन तक वो आउट ऑफ स्टॉक ही था। हो सकता है जब आपने देखा तब उसकी सप्लाई जो है वो रुक गई हो। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्टॉक है वो खत्म हो गया हो। तो यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो मोबाइल क्या है, आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन 7 दिन में मान लो उस कंपनी ने 1000 फ़ोन बेच दिए थे, तो उनकी सप्लाई जो है वो कितनी है, 1000, और स्टॉक कितना है, 0। मान लो अगर यही फ़ोन 5000 होते और मार्केट में बेचे जा चुके होते कितने, 2000, तो इनके पास कितने बचते, 3000। तो इनकी सप्लाई जो है वो होती 2000 और जो स्टॉक है वो होता 3000। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल हमारे नोट्स में भी है कि अगर एक सेलर के पास 50 टन शुगर है गोडाउन में और वो बेचना चाहता है 30 टन, तो जो उसकी सप्लाई है वो है 30 टन और जो उसका स्टॉक है वो है 50 टन। जो डिमांड में हमने डिटर्मिनेंट पढ़े थे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, वैसे ही सप्लाई में फैक्टर होते हैं और ये फैक्टर डिमांड और सप्लाई में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो समझेंगे कि सप्लाई के घटने के पीछे या बढ़ने के पीछे जो कारण होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उसके डिटर्मिनेंट कौन कौन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होता है वो जो कमोडिटी है उसका खुद का प्राइस होता है। और वही एग्जाम्पल जो हमने लिया था डिमांड चैप्टर में वही हम लेंगे यहाँ पर। तो बात करेंगे किसकी, पेप्सी की। पेप्सी एज अ कंपनी कब ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगी? मैंने आपको बोला है व्यू पॉइंट चेंज करना है। आप कंज्यूमर नहीं है, आप इस केस में प्रोड्यूसर हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप पेप्सी को बेच सकते हो 30 रुपीज में या 40 रुपीज में। तो सीधी बात है, एज अ प्रोड्यूसर आप ज्यादा से ज्यादा माल सप्लाई तब करोगे जब मार्केट में कंज्यूमर उसको कब खरीद रहा हो, 40 रुपए में। तो सप्लाई को सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट मिलता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या सीखा हमने इस एग्जांपल में कि जो प्राइस होती है कमोडिटी की और सप्लाई जो है ये कैसी रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज्यादा प्राइस, सप्लाई जो है वो उतनी ज्यादा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी और इसका वाइज वर्सा, मतलब अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब आप अपना व्यू पॉइंट बदल चुके हैं तो आप समझ पा रहे होंगे एज अ प्रोड्यूसर प्राइस जितना ज्यादा मिलेगा आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट, यही इसका रीजन होता है। फिर है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो अगर हम बात करें प्राइस ऑफ अदर गुड्स की तो हमने कंपेयर कर लिया, मान लीजिए किसको, पेप्सी से कोक को। तो ये कौन है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये कौन सा गुड है, इसको रिप्लेस कर सकता है। तो मान लीजिए यहां पर इंक्रीज आता है किसमें, दूसरे गुड्स में, तो यहां कंपनी और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जियो ने अपने रिचार्ज के प्लान बढ़ा दिए, ठीक है। तो ऐसा करते से ही एयरटेल और वीआई इन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ाए। क्यों? क्योंकि उनको मिल गया मौका कि भाई ये कॉम्पिटिटर है, इसने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं, हम भी बढ़ा देंगे।
वो प्रॉफिट कमा रहा है, हम भी कमाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में जब रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस घटते हैं या बढ़ते हैं, इनका असर सप्लाई में पड़ता है। मान लेते हैं पेप्सी है 40 की थी, कोक 40 की थी, इन्होंने अपना प्राइस कर दिया 50, तो इनको भी मिल गया मौका कि भाई अब तो कंपटीशन खत्म हो रहा है, इन्होंने अपने प्राइस बढ़ाए हैं, हम भी बढ़ा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और वाइसा वर्सा। अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट कम कर दिए तो ये प्राइजेस कम कर दिए तो ये भी अपने प्राइजेस को कम कर देंगे। एक एग्जांपल इसमें भी गिवन है क्या, कि मान लेते हैं वीट जो है इसके प्राइसेस बढ़ गए, तो एक किसान जो अपने खेत में चावल लगाया करता था वो क्या करेगा, अब किस में फोकस करेगा, गेहूं में करेगा। क्यों? क्योंकि सीधी बात है ना, उसको तो गेहूं बेचने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देन कम्स प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, अगर लैंड, लेबर, कैपिटल और ईशप, कंफ्यूजन मत रखना, यहां पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेंशन है वो है क्या, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। कई बार कंफ्यूजन आता है फिक्स्ड फैक्टर में और वेरिएबल फैक्टर में। फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे। रॉ मटेरियल, लेबर, ये वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो दोनों होते हैं, है ना। तो मान लीजिए इनके दाम बढ़ जाते हैं, किनके, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। एज अ प्रोड्यूसर आप सोचो इनके दाम बढ़ गए तो क्या आपके प्रॉफिट कम नहीं होंगे, होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे होते हैं तो प्रॉफिट घटता है, तो सप्लाई भी घटती है। ऑन द अदर हैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर सस्ते होते हैं तो प्रॉफिट बढ़ते हैं, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी। मूविंग ऑन, अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपने मशीनरीज लगाई हैं पुराने ज़माने की तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, साथ ही साथ में जो बिजली की खपत है वो भी ज़्यादा होगी, तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो दो सिचुएशन है, अगर आपने अपग्रेड किया तो ज़्यादा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपको जो मटेरियल है वो सस्ता पड़ेगा। पुरानी मशीन है, मटेरियल महंगा पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। तो एक डिटर्मिनेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है। एडवांस इंप्रूव टेक्नोलॉजी से आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट विल बी हायर देन सप्लाई विल बी हायर। और अगर आप डिग्रेडेड या कॉम्प्लेक्स या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रखते हो तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। मान लो आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। एग्जांपल के लिए आप जो सोलर पैनल है उसका बिजनेस करते हो, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको सब्सिडी देगी, तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो आप सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। ऑन द अदर हैंड ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, अगर आप वो करोगे, उसको प्रोड्यूस करोगे, तो आपको पड़ेगा महंगा, और महंगा पड़ने की वजह से जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो हो जाएंगे कम, और प्रॉफिट्स के कम हो जाने की वजह से जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। तो जो हमारा पांचवा डिटर्मिनेंट है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। देन कम्स नंबर ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट। जब भी, ये तो बहुत सिंपल सा है कि जितनी ज़्यादा फर्म होंगी सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम फर्म होगी सप्लाई उतनी कम होगी। तो जब भी फर्म्स बढ़ेंगी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होता है। हाउएवर कई बार कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, कई ऐसी कंपनी होती हैं जो कंपनी मार्केट छोड़ के चली जाती हैं, और ऐसी सिचुएशन में जो मार्केट सप्लाई है ये डिक्रीज हो जाती है। और ऐसी कंपनी जो मार्केट छोड़ रही है वो क्यों छोड़ रही है, बिकॉज ऑफ लॉसेस। फिर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। मान लीजिए आपको पता चलता है कि आने वाले हफ्ते में आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके जो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, तो प्राइजेस बढ़ेंगे। तो आप क्या करोगे, सप्लाई को तब बेचोगे जब आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई प्राइजेस बहुत तेज गिरने वाले हैं, तो आप सारा का सारा माल अभी निकालने की कोशिश करोगे, क्लियर करने की कोशिश करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप कम दाम में भी अपना सारा का सारा जो स्टॉक है उसे निकाल दोगे, सारी की सारी सप्लाई कर दोगे। तो अगर ऐसा लगता है सेलर को कि भविष्य में प्राइस बढ़ेगा,
तो करेंट मार्केट सप्लाई रोक दी जाएगी, भविष्य में बढ़ा दी जाएगी। हाउएवर ऐसा लगता है कि प्राइसेस गिरेंगे भविष्य में, तो अभी ही सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में लॉसेस ना हो। मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये कम हो जाए, आप एज अ प्रोड्यूसर आपका जो भी माल है मार्केट में पहुंचा रहे थे, अच्छी सड़कों की वजह से, अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से आप सस्ते में भेज पाते हो, क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेंगे। और क्योंकि प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि आपकी सप्लाई बढ़ेगी बट कनेक्टिविटी खराब है, और अगर कनेक्टिविटी खराब है तो ऐसे में क्या होगा? आपके प्रॉफिट घटेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है सप्लाई को भी कम कर दोगे। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल को। हमें पता है जो सप्लाई होती है वो दो तरीके की होती है, एक मार्केट, एक इंडिविजुअल। इन्हीं की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हमें करनी होती है। तो अब हम समझेंगे इंडिविजुअल शेड्यूल और मार्केट शेड्यूल। इंडिविजुअल शेड्यूल क्या है, पहले आप ये देखो। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जब भी आप उसे एक टेबलर स्टेटमेंट में, टेबलर स्टेटमेंट मतलब ऐसा टेबल बना देना, दिखाते हैं जिसमें आप अलग अलग क्वांटिटीज को शो करेंगे जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है अलग अलग प्राइजेस में, इसे ही बोला जाएगा सप्लाई शेड्यूल। और इसके बाद जब हम इसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ग्राफ में रख देते हैं, तो यही बन जाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो आपके सामने जो भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोला जाता है। अब हम समझेंगे क्या कि प्राइजेस और क्वांटिटी को कैसे एक शेड्यूल की तरह बाद में एक कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि जो प्राइजेस होते हैं जितने कम होंगे सप्लाई उतनी कम, प्राइजेस जितने ज़्यादा होंगे सप्लाई उतनी ज़्यादा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इनवर्स हैं। डिमांड में प्राइस जितना ज़्यादा डिमांड उतनी कम, प्राइस जितना कम डिमांड उतनी ज़्यादा। सो प्राइस हमने रख दिए वाई एक्सेस में 1 2 3 4 5 6, और ये देखा कि जब प्राइस 1 रुपये था तो कितनी क्वांटिटी भेजी मार्केट में, यहां पर भेजी गई एक में 5 यूनिट की। फिर जब प्राइस 2 रुपये हुआ तो कितना भेजा गया? 10 रुपये। इसी तरीके से इसमें आप एक थोड़ा करेक्शन कर लेना, जब प्राइस था तो क्वांटिटी जो थी वो थी 0। उसके बाद जब प्राइस 2 रुपये हुआ तो क्वांटिटी कितनी हुई? 5। जब प्राइस 3 रुपये हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 10। प्राइस जब 4 रुपये हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 15। जब प्राइस 5 रुपये हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 20। और इसके बाद यहाँ पर जब प्राइस 6 रुपये हुआ तो इसकी जो क्वांटिटी हो गई वो हो गई 25। ये 0 के साथ आना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब आप इसको देखेंगे तो समझ आएगा कि जब प्राइस 1 रुपये था तो सेलर ने बोला कि भाई नहीं करना बिजनेस, हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, तो इट वॉज 0। लेकिन जैसे ही 2 रुपये हुए तो उसने कितनी क्वांटिटी भेजी? 5। इस तरीके से हमने इनको रिप्रेजेंट करा और फिर हमें एक लोकस पॉइंट मिलता गया। लोकस पॉइंट एज यू नो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी मीट करती है उसे बोलते हैं लोकस पॉइंट। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो कर्व है इसे ड्रॉ कर दिया, इसे ही बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इसके बाद हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई कर्व की। मार्केट सप्लाई कर्व एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर होगा। यहाँ पर मान लेते हैं 2 हैं, एक राजू है और एक अपना बाबू है। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग प्राइजेस में अलग अलग सप्लाई करना शुरू कर दी। 1 रुपये के प्राइस में राजू ने बोला कि चल भाई 5 यूनिट हम सप्लाई कर देंगे। बाबू ने बोला मैं नहीं करेगा रे बाबा। तो मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी आई? 5 यूनिट। जब प्राइस आगे बढ़ी 2 रुपये हो गई तो राजू ने 10 यूनिट भेजी, बाबू ने भी 10 यूनिट भेज दी। तो 10 + 10 20। प्राइस हुआ 3, राजू ने बेचे 15, बाबू ने भेजे 20, तो 15 + 20 35। इसी तरीके से आप इनको ऐड करते जाओ, यहां आपको एक नंबर मिलेगा। ये जो नंबर आपको मिला है इसे ही बोला जाता है मार्केट सप्लाई। इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? ग्राफ में। तो यही बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। इसमें आपको ज्यादा लोकस पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट की, क्योंकि 2 सेलर अलग अलग बने हुए हैं और जब इनका ये वाला अमाउंट हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया तो ये बन गया कुछ ऐसे। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, इंडिविजुअली इनको रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे, राजू को, बाबू को। इन दोनों की जो मिली हुई सप्लाई मार्केट की थी वो थी इस ग्राफ में।
बढ़ते हैं आगे। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ सप्लाई को। इकोनॉमिस्ट जो हैं इन्होंने लंबे समय तक जो सेलर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इनके बिहेवियर को क्या करा, स्टडी करा, और स्टडी करने के बाद उनको ये समझ आया कि जो बायर्स होते हैं इनका एक बिहेवियर होता है। इन्हीं ऑब्जर्वेशन की वजह से आगे चल के उन्होंने बनाया लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन प्राइस एंड जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है उनके बीच में। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम क्या अज्यूम करके चल रहे होते हैं, क्या मान के चल रहे होते हैं? तो हम मान के चल रहे होते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, जो फर्म है उसके जो गोल्स हैं उसमें भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, जो फर्म है अपनी टेक्निक में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर रही, उनकी जो टेक्निक है सप्लाई की स्टडी के समय वो एज इट इज है, उसकी टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन कम्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन में भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आएगा। ओके, सो अब हम समझेंगे सप्लाई शेड्यूल को। यहां पर जो हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व समझा था सेम वैसे ही रिप्रेजेंटेशन की जाती है। एक बार और समझ लेंगे कि प्राइस जब 0 था, प्राइस जब 1 रुपीज था तो जो क्वांटिटी कितनी थी 0, प्राइस हुआ 2 रुपए तो सप्लाई कितनी हो गई 10, प्राइस हुआ 3 रुपए तो सप्लाई कितनी हो गई 30, फिर 40, फिर 50, फिर इस तरीके से बढ़ती गई। तो आपने ये जो देखा यही है सप्लाई कर्व। इस टेबल में हमें एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जो कर्व है हमारा प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, और यही दिखाता है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब हम समझेंगे कि जो सप्लाई है इनमें एक्सेप्शंस क्या है, इनमें हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं गिनते। तो कौन सारी चीज़ें बाहर हैं दायरे से सप्लाई के लॉ से, उसमें पहला है एग्रीकल्चरल गुड्स। जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं, कृषि पदार्थ होते हैं, ये सारे बाहर होते हैं किसकी कैटेगरी से, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, और साथ ही साथ में ये डिपेंड करता है किस पर, नेचुरल फैक्टर्स पर। देन आता है पेरिशेबल गुड्स, ऐसे सारे प्रोडक्ट जो कुछ समय में खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब होते हैं, जैसे हमारा मिल्क हो गया, जैसे हमारे खाने पे रोटी सब्जी हो गई, ये सारी चीज़ें, ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो इनकी शेल्फ लाइफ होती है कम, और इसी वजह से जो सेलर है वो इमीडिएटली कोई चेंज नहीं कर सकता, और इसी वजह से जो पेरिशेबल गुड्स हैं ये लॉ ऑफ सप्लाई से बाहर होते हैं। फिर होता है गुड्स ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई होती है ऐसे गुड्स की जो सिंबल होता है किसका, सोशल डिस्टिंक्शन का। सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब कैसा, जिसमें लोगों को मिलता है प्राइड, जिसमें लोगों को मिलता है सेटिस्फैक्शन, जो लोगों को लगता है क्या कि है स्टेटस सिंबल। तो ऐसी चीज़ों में चाहे दाम बढ़ भी जाएं तो भी लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे आज के समय आईफोन को एक स्टेटस सिंबल मान लिया गया है तो लोग उसको खरीदेंगे ही, चाहे सीधी बात है कि खरीद पाने की क्षमताएं हो या ना हो, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया है, स्टेटस सिंबल। लोगों को हाथ में कैरी करने में उनको ये फील आता है कि अपने भगवान है, राइट। अब हम समझेंगे जो मूवमेंट है सप्लाई कर्व में उनको। तो मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व में आपको दो बातें समझनी है। पहली बात, आपको ये ध्यान देना है कि शब्द क्या लिखा है। तो शब्द यहां पर है मूवमेंट, और आपको इसी में ध्यान देना कि मूवमेंट अगर लिखा है तो मूवमेंट लिखे होने की वजह से आपको जो बदलाव देखने मिलेगा वो मिलेगा दो चीजों में। अब सप्लाई में कौन सी दो चीजें हैं, एक प्राइस और दूसरा क्वांटिटी। प्राइस में भी बदलाव है, क्वांटिटी में भी बदलाव है। इसका मतलब जो सप्लाई कर्व है उसमें मूवमेंट है, शिफ्ट नहीं है। अगेन प्राइस चेंज, क्वांटिटी चेंज,
तो मूवमेंट है, शिफ्ट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप जो शब्द उपयोग में लाएंगे वो शब्द है मूवमेंट। आप देखेंगे प्राइस 50 से 100 हो गया, 100 से 150 हो गया, तो क्वांटिटी भी 10 से 20 हो गई और 20 से 30 हो गई। तो ये रहा कर्व हमारा, ठीक है। इसे समझेंगे। मान लेते हैं प्राइस शुरू में कितना था, 50 रुपए। तो 50 रुपए होने की वजह से जो सप्लाई थी वो कितनी थी, 10। तो जब 50 रुपए था तो सप्लाई थी 10। फिर इसके बाद प्राइस हो गया 100, तो उसकी सप्लाई कितनी हो गई, 20। फिर इसके बाद प्राइस और बढ़ गया, 150 हो गया। तो भाई प्रोड्यूसर बोलेगा भाई पैसा ही पैसा होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी और बढ़ा देगा, है ना। तो यहां पर आप एक बात ये ऑब्जर्व करेंगे, मान लो प्राइस कितना था, 100 रुपए। 100 रुपए से अगर मान लो फिर गिर के 50 हो जाए तो क्या होगा, सप्लायर जो है वो अपनी यूनिट 20 से कितनी कर देगा, 10। लेकिन मान लो फिर 100 से 150 प्राइस हो जाए तो जो सप्लायर है वो 20 से 30 कर देगा सप्लाई। तो आपको क्या मिला, यहाँ एक मूवमेंट देखने मिला जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ए और सी। मूवमेंट एक गया राइट तरफ और एक गया लेफ्ट तरफ। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मूवमेंट हुआ है ये प्राइजेस की वजह से हुआ है, जो हमें देखने मिला चेंज सप्लाई में। प्राइस कम हुए तो सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ गई। यहां क्या मिला, मूवमेंट। मूवमेंट कैसा, अपवर्ड मिलेगा। अपवर्ड मतलब यहां से ऐसा, और इसे ही बोला जाता है एक्सपेंशन इन सप्लाई। और दूसरा आपको मिलेगा डाउनवर्ड, यहां से ऐसा। और ये क्यों होगा, पैसे की जो प्राइसेस है कम हो जाने की वजह से। इसे ही बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब हम बात करेंगे शिफ्ट की। मूवमेंट में मैंने आपको क्या बताया, प्राइस में भी चेंज है, सप्लाई में भी चेंज है। शब्द उपयोग में है मूवमेंट। यहां कुछ एक चेंज होगा और शब्द आएगा क्या, शिफ्ट। यहां पर आपको प्राइस या सप्लाई में सिर्फ एक फैक्टर में चेंज मिलेगा, दूसरा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। और इसी वजह से यहां जो शब्द है वो मूवमेंट नहीं है, वो है शिफ्ट। तो हम समझेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को। तो ये क्या होता है, ऐसे कुछ कारण जिसकी वजह से प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन सप्लाई में चेंज आ जाता है। सप्लाई कर्व जो है यह दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। हाउएवर कई बार आपको ऐसा देखने मिलेगा कि प्राइसेस सेम रहने के बाद भी सप्लाई में अंतर आया है। तो ये रहा वो पॉइंट जहां हमारी ओरिजिनल सप्लाई है। अब सप्लाई बढ़ गई तो आप क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। और ये जो मूवमेंट है ये दिखाएगा इंक्रीज इन सप्लाई को। अगर मान लो प्राइस सेम है और सप्लाई कम हो गई तो ये मूव करेगा इस तरफ, और इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। ये वाला जो मूवमेंट है इंक्रीज वाला, इसे बोला जाता है राइटवर्ड। और ये जो है लेफ्ट में, इसे बोला जाता है डिक्रीज इन सप्लाई। इन शॉर्ट, राइटवर्ड मूवमेंट इंक्रीज, लेफ्टवर्ड मूवमेंट डिक्रीज। तो हमारा अगला टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने स्टडी की थी, सेम वैसे ही काम करती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रखा है तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगेन एक ही बात बार बार मैं बोलूंगा कि चैप्टर 2 और 3 देख लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉर्टेड है, बहुत सारे बेसिक्स उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। फिलहाल समझेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जितना बदलाव प्राइस में आया है उसके साथ में उसकी सप्लाई में कितना अंतर आया है, उसके मेजरमेंट को बोलते हैं इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर हम ये देखें कि कोई एक प्रोडक्ट था, उसका प्राइस 10 से हो गया 20, उसकी जो सप्लाई है वो भी हो गई 10 से 20, तो आप देखेंगे कि यहाँ एकदम इक्वल रिएक्शन देखने मिला। तो ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। प्राइस जितना घटा या बढ़ा उतना ही असर सप्लाई पे पड़ा। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है 10 से 20 हुआ, सप्लाई जो है वो 10 से 30 हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में ये हुआ कि जितना प्राइस नहीं बढ़ा उससे कहीं ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन 1। मैं समझाऊंगा आगे। और इसके बाद मान लो प्राइस जो है वो हो जाते हैं
10 से 20, सप्लाई होती है 10 से 15, तो आप समझेंगे यार प्राइस तो ज़्यादा बढ़ गया लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इसे ही हम कर्व में आगे समझेंगे। दो मेजरमेंट की इनकी यूनिट होती है, एक परसेंटेज मेथड और एक जियोमेट्रिक मेथड। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? तो फॉर्मूला कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दैट इज जितना भी परसेंटेज सप्लाई में चेंज हुआ है और जितना भी परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ है, इससे ही आपको मिल जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बन जाता है क्या, इसे सॉल्व करने के बाद, अगर आपने डिमांड वाला वीडियो देख रखा तो आप समझ गए होंगे कि अब ये थोड़ा फनी होने वाला है, राइट। इसका फॉर्मूला है, एक बेवड़ा रोज पी के पहुंचता घर, बीवी ने बोला बेटा आज के बाद आ मत जियो, लेकिन बेवड़ा तो बेवड़ा, वो पहुंच गया, बीवी हो गई आग बबूला। उन्होंने क्या बोला, क्यों पी, पी क्यों, क्या सवाल पूछा, क्यों पी, पी क्यों, यही फॉर्मूला है भाई। यहां देखो, क्यू पी, पी क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। सॉरी, यहां सिर्फ एक बार डेल्टा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब ये क्या है, देखो डेल्टा क्यू का मतलब ये है कि क्वांटिटी में कितना बदलाव आया है, और डेल्टा पी का मतलब ये होता है कि प्राइस में कितना बदलाव आया है। पी का मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था वो पी होगा, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो क्यू होगी। इसे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई होप आप रेडी होंगे। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू के लिए। यहां आप देख सकते हैं कि कमोडिटी थी जिसकी प्राइस है ये कम हो जाती है, 60 से कितनी हो जाती है 58, ये हो जाती है 60 से 58। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है 60, हो कितनी गई 58। सप्लाई जो है पहले कितनी हुआ करती थी 400, अब कितनी हो गई 300। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 400, है ना। तो ओरिजिनल क्वांटिटी 400, ओरिजिनल प्राइस जो था 60। अब इन दोनों के बीच में चेंज कितना आया, 2 रुपए का। क्वांटिटी में कितना चेंज आया 100 यूनिट का। फॉर्मूले में प्लेस कर दो, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू थी 100, इसके बाद डेल्टा पी की वैल्यू थी 2 रुपए, ओरिजिनल प्राइस 60 रुपए, ओरिजिनल क्वांटिटी 400। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल गया 7.5। और यहां हमें एक बात ये पता है कि 7.5 जो होता है ये 1 से बड़ा होता है। तो इन दैट सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और बढ़ते हैं आगे। अब हम समझेंगे काइंड ऑफ इलास्टिसिटीज को। तो पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि यहां पर प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, और जब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा तब भी यहां पर जो सप्लाई है इसमें आपको बदलाव देखने के लिए तो मिलेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहती है कि यहां पर सप्लाई जो है ये इन्फिनिट है, और अगर जरा सा भी प्राइस छेड़ दिया, जैसे इस केस में अगर मान लो 30 का 29 भी हो गया, तो जो सप्लाई है ये क्या हो जाएगी 0। हाँ जी, ये जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में सप्लाई अनलिमिटेड, इतू सा भी छेड़ दिया तो सप्लाई 0। ये हो गई डेफिनेशन। इसको प्लॉट करेंगे किसमें, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। प्राइस ले लो 30 रुपए, पहले केस में भी 30, दूसरे में भी 30, तीसरे में भी 30। सप्लाई ले लो, पहले 100, फिर 200, फिर 300। तो अब आपको पता है कि यहां एक सिंगल लाइन आएगी क्योंकि प्राइस में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं है। बट आप देखोगे कि सप्लाई में बदलाव तो आया है, और ऐसी सिचुएशंस में जो कर्व हमें देखने मिला जो एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसे ही बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिट। नाम दिया गया है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। सो टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यहां आपको यह समझना होगा
कि इस बार चेंज नहीं आएगा सप्लाई में, चेंज आएगा प्राइस में। पिछले बार प्राइस में चेंज नहीं था, सप्लाई में था। तो यहां पर जो प्राइस है ना, पहले डेफिनेशन समझ लेंगे। यहां पर जो सप्लाई है इस पर किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, ये जिद्दी होती है ना। और प्राइस चाहे जितना भी चेंज कर लो, जो सप्लाई है जितनी थी वो उतनी ही रहेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चलेंगे और आप समझेंगे, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि सप्लाई तीनों केसेस में सेम है, कितनी है 20। प्राइस जो है चाहे 30 से 40 हो जाए और चाहे 30 से 20 हो जाए, सप्लाई जो है ये एज इट इज रहेगी। और ऐसी सिचुएशंस में जब प्राइस चेंज होने का असर सप्लाई पे ना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, वेयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0। तो यहां हम कर्व को कंपेयर करते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक में आपने जो कर्व देखा वो था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और यहां पर आपने जो परफेक्टली इन इलास्टिक में देखा, आपने देखा यहां पर वर्टिकल लाइन। ये रिप्रेजेंट करती है परफेक्टली इलास्टिक को। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये रिप्रेजेंट करेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0। मूविंग ऑन, हमारा जो अगला है वो है हाईली इलास्टिक सप्लाई। यहां पर जब भी जो परसेंटेज चेंज है सप्लाई का वो ज्यादा हो विथ कंपैरिजन टू प्राइस, प्राइस में उतना फर्क नहीं है दोस्त जितना फर्क सप्लाई में आया है, तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है। यहां समझेंगे प्राइस कितना चेंज हुआ, 10 से 15 है ना, लगभग कितना 50%। लेकिन आप देखोगे सप्लाई कितनी हो गई 100 से 200, लगभग कितने का चेंज है 100% का। सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्ड की किससे, प्राइस के कंपैरिजन में। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो इसे बोला जाता है हाईली इलास्टिक सप्लाई, रिप्रेजेंटेड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ओरिजिनल प्राइस कितना था 10, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 100, फिर प्राइस कितना हुआ 15, लेकिन सप्लाई कितनी हुई 200। और ये कर्व हमारा दिखाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा अगला टॉपिक है लेस इलास्टिक सप्लाई। देखिए लेस इलास्टिक सप्लाई समझने से पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, हाईली इलास्टिक से। वहां क्या हुआ था, प्राइस में कम चेंज हुआ था और सप्लाई में ज्यादा चेंज हुआ था। यहां पर प्राइस में जितना चेंज होगा सप्लाई में उतना चेंज नहीं होगा। जब आप ये नोट्स डाउनलोड करेंगे तो रिमेंबर लेस इलास्टिक सप्लाई वाले टॉपिक में आपको एक चेंज ये करना है कि यहाँ पर प्राइस में 10 के बाद 20 15 लिखा हुआ है, जैसे आपको कर देना है 30 और आपका कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ये एक एरर है। तो अब कंपेयर करेंगे, प्राइस में कितना चेंज देखने मिला हमें 200%, कितना 200%। सप्लाई में कितना चेंज देखने मिला 100%। तो व्हेन प्राइस चेंजेस मोर देन सप्लाई, ऐसी सिचुएशन क्या है, लेस इलास्टिक सप्लाई। प्राइस तो बहुत बदला लेकिन सप्लाई में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, देखो प्राइस कितना हुआ 10 से हो गया 30 और क्वांटिटी कितनी हुई सिर्फ 100 से 200। तो यहाँ आपको क्या देखने मिला, इस बार जो कर्व है ये कहाँ से अराइज हो रहा है, यहाँ से। तो ये दिखाता है किसको, लेस इलास्टिक सप्लाई को, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। और यही मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ हाईली इलास्टिक सप्लाई का कर्व, तो वो कैसा देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसा। वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, इस लाइन से। अगर इस लाइन से ओरिजिनेट हो रहा है इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। और ये जो दिखाता है और ये जो दिखाता है, कमेंट करके बताइएगा कि ये लाइन मैंने कौन सी बनाई है, ये किसे रिप्रेजेंट करती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मैंने अभी चैप्टर के बीच में ही समझाया था। जितना फर्क प्राइस में आएगा उतना ही फर्क सप्लाई में आएगा, दोनों इक्वल होंगे और इसे ही बोला जाएगा क्या, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। प्राइस में कितना फर्क आया 50%, सप्लाई में कितना फर्क आया 50%। 10 से 15 होना 50%, 100 से 150 होना
सॉरी 10 से 15 होना 50%, 10 से 150 होना भी होता है 50%। डेफिनेशन सेज कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसी सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और इसका कर्व जो है ये हमेशा यहां से ओरिजिनेट होता है। इसे ही बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई वेयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। यही मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं। अगर ये यहां से आया है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, लेस इलास्टिक। यहां से अगर ये बना है तो हाईली इलास्टिक। अगर लाइन सीधी है और अगर लाइन ऐसी है तो आपको बताना है कमेंट में कि ये कौन सी सप्लाई है। यस, सो दिस इज इट गाइस। हम पहुंच चुके हैं हमारे इस चैप्टर के अंत में और ये चैप्टर भी हमने सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माय नेम इज़ मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।